यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि हमारी क्लास थोड़ा सा अल्टरनेट हो जा रही है ना। आप भी देखेंगे कि एक दिन गैप हो जा रहा है, कभी 2 दिन गैप हो जा रहा है। तो ये केवल ये मैट्रिक के साथ हो रहा है, यानी आपके साथ हो रहा है। 12th का तो ये रेगुलर मैं ला ही रहा हूँ और कोशिश भी है कि रेगुलर लाऊंगा। आपका भी रेगुलर लाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा ये हो जा रहा है, दोनों क्लास को लाने में थोड़ा सा हो रहा है। तो प्लीज़ मैनेज करिएगा और आप अपडेट रेगुलर चेक करते रहिएगा। ठीक है, क्लास में देखते रहिएगा कि कब क्लास आपकी आती है ना। खैर, आज की क्लास क्या है इस पर हम बात करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे विष के दांत। ठीक है, और ये क्या है, कहानी है, आपको मालूम है। और इसमें क्या बात करेंगे, सारांश और पंक्तियाँ। ठीक है, आइए पहले देखते हैं इधर। तो विष के दांत आपको मालूम है कि नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे हैं। इनका जन्म है 1916 में। ठीक है, इस क्लास में हम क्या देखेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए, जो अभी ये हमारी ये क्या है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, पहले एक चैप्टर हमने कर लिया है। ठीक है, आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और बहुत मज़े तरीके से किया है हमने। ठीक है ना। लेकिन आज जो हमारा ये दूसरा चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर नाम है विष के दांत, जिसमें लेखक परिचय करने वाले हैं, सारांश करने वाले हैं और महत्वपूर्ण पंक्ति, तीनों एक साथ करेंगे। हाँ, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। लंबी के मतलब 1 घंटा तो लग ही सकता है अनुमानतः, बट आपको देखना है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं खींच सकते हैं, लेंदी नहीं बना सकते हैं किसी भी क्लास को लेकर, है ना। अगर एक पार्ट है तो उसको जल्दी से जल्द ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्लास क्या है आज। और थोड़ा सा मैं कहूँगा, आप धैर्य बनाकर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ना इस क्लास में आप ना कम से कम 6 और 2 8 नंबर किसी हाल में आप पाएंगे। पहले ये जान लें कि क्लास आप क्यों करना चाह रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है आपको ये क्लास। तो आइए जानते हैं। पहले परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न से कितने नंबर का प्रश्न बन रहा है आपको, 5 से 6 नंबर का। ठीक है, 5 से 6 नंबर का बनता है, लेकिन कम से कम कितना बनता है, 4 और 1 5। ध्यान दीजिए, इसको भुला जाइए, अभी भूल जाइए इसको। अभी याद रखिए कि 4 से 5 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके इस चैप्टर से 1 नंबर के केवल बनते हैं। यानी अगर 4 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो 1 नंबर का उसमें क्या पूछेगा आपको, उसमें 1 नंबर का पूछेगा इस लेखक परिचय से 1 नंबर का, लेखक परिचय से 1 नंबर का फिक्स, और जो पाठ है ना उस पाठ से 4 नंबर का फिक्स। ठीक है, अगर कम देगा तो 3 नंबर। टोटल मिला के बात करें तो 4 से 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके बन रहे हैं, और 2 नंबर का फिक्स है कि लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से बन रहा है। यानी अगर 4 भी पकड़ते हैं 1 नंबर का और 2 नंबर का एक, तो 4 2 6 नंबर का आपका है ना इस क्लास से फिक्स प्रश्न आज कंप्लीट होगा। इसलिए धैर्य बनाकर मेरे भाई मेरे बहन ज़रूर रखिएगा, देखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइम नहीं ज़्यादा खाएंगे, बट थोड़ा सा और बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास उसमें करेंगे अभ्यास पर, यानी जो भी प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। ठीक है, आसान भाषा में करेंगे, और फिर एक नेक्स्ट क्लास और लाएंगे, उसमें बात करेंगे पीवाई की, यानी इस चैप्टर से जितने भी अब तक के प्रश्न बने हैं उन सबको देखेंगे, और साथ में देखेंगे एमसीक्यू, यानी कुछ ऐसे प्रश्न जो आने वाले संभवतः हो कि वो आए हैं। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कहीं बोर तो नहीं है, कैसा लग रहा है। लेकिन आप आज सिर्फ बात करेंगे क्लास और क्लास की। देखिए, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट एंड रेड सब कुछ मिक्सअप है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं काला और लाल का मैंने इसमें मिक्सअप रखा है। तो मैं बता देता हूँ, जितना लाल है आपको इम्पोर्टेंट नोट के रूप में तैयार करना है। सबसे पहले अपने A4 साइज़ कॉपी पर ऐसे पार्ट के ऊपर नाम लिख लेना है। ठीक है, और एरो देकर पॉइंट बाई पॉइंट नोट करते जाना है। आपको अपना एक नोट्स बनाना है। ये मेरी गुजारिश भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कैसे। और मैंने इसको उसी फॉर्मेट में रखा जैसे किताब में है। देखिए, सबसे पहले लेखक परिचय की बात करते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916। आपको क्या याद रखना है, कैसे लिखना है, पहले लिखना है नलिन, ऐसे लिखिएगा, लेखक नाम लिखा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म, और डैश देकर बस ये लिखिएगा
1916, ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, बस 1916 रखना है, 1916 लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, जन्म, ये तो जन्म काल हो गया। फिर जन्म स्थान लिखना है, जन्म स्थान डैश देकर आपको अपने फॉर्मेट में तैयार करना है। जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना। देखिए, पटना के बदर घाट में हुआ था, तो केवल पटना भी लिखेंगे तो चलेगा। आपको याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा कहाँ के थे? तो पटना के थे। बस दूसरा सवाल ये आपका बनेगा, बनेगा ही बनेगा, ऐसे आपको मान के चलना है। ठीक है, देखिए एक ये चीज़ है, बट याद कैसे करें भैया? ये तो सब लोग यही बताता है, सब लोग यही बताता है कि लेखक का जन्म काल ये है, लेखक इनका जन्म स्थान ये है, सब लोग बताता है। बट मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कैसे आप याद रखेंगे। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का मतलब क्या था? सबसे पहले अर्थ जानिए। नलिन, अच्छा नाम ही नहीं याद रहेगा तो भाई कैसे समझिएगा कि उनका जन्म काल क्या है, समय क्या है? सबसे पहले तो राइटर का नाम मालूम होना चाहिए। नलिन, नलिन का मतलब क्या होता है? कमल। ये कमल का पर्यायवाची शब्द है नलिन। और विलोचन का, विलोचन 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 चाहे लोचन का अर्थ होता है नयन। नयन यानी नेत्र यानी आँख। ठीक है, आँख। तो कमल नयन, इसका नलिन विलोचन का अर्थ, नलिन विलोचन का अर्थ हुआ कमल नयन। और कमल नयन किनको कहा जाता है? भगवान राम का नाम तो जानते ही हैं आप। भगवान राम के नाम, भगवान राम का जो आँख है ना, उस आँख को उनकी माता जी क्या कहती थी कि उनका आँख क्या है? कमल नयन है ना। तो वही कमल नयन आप ऐसे समझिए कि भगवान का आँख जो है, यानी भगवान राम, भगवान राम 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 का जो नयन है वो क्या है? कमल नयन है वो। अब ये बताने का क्या संदर्भ हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए कि नलिन विलोचन यानी कमल नयन, समझ गए? तो ऐसे तो अब इनका नाम याद रहेगा भाई। ठीक है, अच्छा कमल नयन जो है ये इनका जन्म कैसे याद रखे? 16 है। नलिन विलोचन, देखो कमल ऐसे याद बना कर रखिए कि कमल कितना था भाई? तो 16 को था। कमल का फूल कितना था? 16। ऐसे बना सकते हैं, या शर्मा 16, स ऐसे एक राइम बना सकते हैं। ये भी नहीं तो इतना याद रखिए, कमल यानी नलिन यानी कमल कितना था, ये भूल भी जाएंगे बाद में, ऐसे याद रखिए। शर्मा याद रखिए, शर्मा 16, शर्मा 16 है। ठीक है, शर्मा 16 ऐसे याद रखिए, स की राइम मिला कर याद रखिए। अच्छा, जन्म स्थान हो गया पटना के ही है, बदरघाट। ये क्या थे? ये भोजपुरी, इनकी जो मातृभाषा है, जो जन्म लिए थे, ये किस भाषा में जन्म लिए? ये भोजपुरी मिट्टी पर इन्होंने जन्म लिया है। तो एक सवाल तो ये हो गया, 3 सवाल ऐसे। ठीक है, मैंने बताया कि रामावतार, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामा महामहोपाध्याय, यानी महा से भी महा, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद तो 2 बार बहुत बहुत आया, तो वैसे ही महा यानी महा से भी महा, इसका अर्थ होता है महामहोपाध्याय। पाध्याय यानी उपाध्याय का अर्थ होता है पंडित, विद्वान। ठीक है, शिक्षक, ऐसे आप समझिए। तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार, केवल याद रखना है रामावतार। पिता का नाम है, ठीक है, कि ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्लियर करते हैं, सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं करना है। पिता का क्या नाम है? रामावतार। और कैसे याद रखना है भाई? तो नलिन विलोचन का अर्थ होता है कमल नयन, और कमल नयन किनको कहा जाता है? राम भगवान को। और वही राम तो आए हैं ना यहाँ पर, रामावतार यानी राम, राम का अवतार यानी रामावतार। समझ गए? जोड़ लेना है ऐसे, पिता का नाम भी याद हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। और ये क्या थे? नलिन विलोचन शर्मा जी क्या थे? ये बड़े पुत्र थे, यानी सबसे बड़ा लड़का। ये प्रश्न आ जाए कि नलिन विलोचन अपने भाइयों में सबसे क्या थे? तो बड़े थे, या कौन से पुत्र थे? तो ज्येष्ठ थे, कनिष्ठ थे। ठीक है, तो ज्येष्ठ आपको आंसर करना है। तो इनका नाम, जन्म काल, जन्म स्थान, भोजपुरी भाषी थे ये। संस्कृत, इनके पिताजी क्या थे? तो संस्कृत के विद्वान थे, दर्शन और संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, और तीसरा आगे है, पिता का नाम क्या है? तो रामावतार है, ये भी जान गए। ये कौन थे? तो ये ज्येष्ठ पुत्र थे। ये सब आपको एरो देकर ऐसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बनेगा, और तो 1 नंबर का बनेगा। ठीक है, और बस इनके परिचय से 1 ही नंबर का प्रश्न बनने वाला है, तो कोई ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर देना है। और उसके बाद अब बात करते हैं, उसके बाद अब सीधे बात करते हैं, ये कहाँ से एमए किए थे? हिंदी में इन्होंने एमए किया था। एमए क्या किया था? हिंदी में। और कहाँ से किया था? संस्कृत और
हिंदी दोनों में एमए किया था। और कहाँ से किए थे? ये आपका पटना विश्वविद्यालय से। मैं आपको बताता हूँ, अगर नलिन विलोचन का नाम आ जाए और ऑप्शन में पटना से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो पटना ही मारना है। पटना इन्होंने एमए भी किया है, पटना से किया है, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है, प्राध्यापक भी रहे हैं, सब कुछ पटना रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है। और हाँ, इन्होंने आरा में जो एचडी जो है ना, आरा भोजपुर जो जिला है उसमें आरा जो जगह है, आरा शहर में एचडी जैन स्कूल है, ठीक है, जैन कॉलेज है। तो वहाँ पर हर प्रसाद उसका फुल फॉर्म हुआ है, हम लोग एचडी जैन कॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये क्या थे, जाकर पढ़ाए थे, वहाँ पर भी प्रोफेसर बने थे, ये भी ध्यान में रखना है। समझ गए? 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये किस विभाग के अध्यक्ष बने? हिंदी विभाग के। कहाँ के? तो पटना विश्वविद्यालय। बस पटना विश्वविद्यालय याद रखना है भाई, बस इनका परिचय इतना ही है, आपको इतना याद रखना है। याद रहेगा? 5-6 तो बिंदु याद रखना है। दूसरा एक ये याद रखना है कि ये विष के दांत क्या है भाई? कहानी है। कौन सा विधा है? विधा यानी विधा, पूछेगा सवाल कौन सा विधा है तो क्या है? कहानी है। यहाँ से ये एक प्रश्न बनता है, याद रखना है, ठीक है। और इसका प्रकाशन, इसको आगे देखते हैं, इसमें दिया होगा तो, हाँ देखिए दिया हो, यहाँ पर बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इनका जो रचना है उन पे बात करते हैं। हिंदी कविता में, ठीक है, क्या है ये? प्रपाद्य, ठीक है, प्रपाद्य होगा, प्रपाद्य, ठीक है, आकार का मात्रा इसमें जोड़ लीजिएगा। हिंदी कविता में प्रपाद्यवाद के प्रवर्तक हैं ये, नए शैली के आलोचक भी हैं। सवाल सीधे कैसे बनेगा आपको देखिए। प्रपाद्य का अर्थ समझते हैं, कहाँ चला गया? प्रपाद्य, प्रपाद्य, प्रपाद्य का दूसरा नाम है नकेन, नकेन, ठीक है, नकेनवाद, नकेन या नकेनवाद कहिए, वाद, चलिए नकेनवाद में लिख देता हूँ। समझ रहे हैं? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि हिंदी जो है ना, हिंदी कविता में प्रपाद्य के प्रवर्तक, ये भुला जाइए, हिंदी कविता सब भुला जाइए, इतना याद रखिए कि नलिन विलोचन शर्मा किसके प्रवर्तक हैं? तो प्रपाद्यवाद के, ठीक है, प्रपाद्य का या प्रपाद्यवाद का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका प्रवर्तक हैं। इसके जगह दे देगा नकेनवाद भी, तो घबराना नहीं है, क्योंकि नकेन इसी का दूसरा नाम है। अच्छा, एक सवाल ये ऐसे बनेगा, बताइए कि नलिन विलोचन शर्मा का रचना काल क्या है? रचना काल कहेगा या किस युग से आते हैं? तो आपको बताना है प्रपाद्य। रचना काल क्या है? प्रपाद। अगर ऑप्शन में प्रपाद नहीं देगा, प्रयोग डालना है, प्रयोगवाद, ठीक है। ये सवाल ऐसे बनता है कि बताइए राइटर का रचना काल क्या है? या रचना काल कहे या युग पूछे, ठीक है, या कालखंड पूछे, तो आपको बताना है प्रयोगवाद। उसमें ऑप्शन में देगा प्रयोगवाद, अगर नहीं देगा तो नकेनवाद देगा या प्रपाद्यवाद। मैं अब बताता हूँ, थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, चीज़ों को अगर आप नहीं क्लियर तोड़कर समझेंगे ना, तो मैं पढ़ाने के बता दूंगा, आप कुछ नहीं समझ पाइएगा, और सवाल जहाँ से बनेगा उसको ध्यान देना ही पड़ेगा, और वो मैं बता रहा हूँ कैसे देना है। देखिए, अच्छा, नकेन क्या है? नकेन यानी न जो है ना, न नलिन विलोचन का ही पहला नाम का अक्षर है न, और किशोर कुमार एक कविकार हैं, कवि हैं, उनका नाम का जो पहला अक्षर है ये, ठीक है, किशोर जो है नकेन, ये वहाँ से लगाया हुआ है, ठीक है। और न जो है ना, फिर एक कवि हैं, उनका क्या, नवीन शायद, हम मतलब ऐसे कुछ है नाम, मैं भूल रहा हूँ। तो नकेन, यहाँ से वो तीनों राइटर के नाम कर लेकर यहाँ नकेन बनाया है, और नकेन का ही दूसरा नाम है प्रपाद्य, ठीक है। और प्रपाद्य किससे आया है? प्रयोगवाद के, प्रयोगवाद से ही जन्म लिया है प्रपाद्य। और अब कहिए भाई प्रयोगवाद क्या है? तो प्रयोगवाद हिंदी साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, इसको कई काल खंडों में बांटा गया है, यानी 4 काल खंडों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। उस 4 काल खंडों के चौथा जो खंड है, ठीक है, कालखंड है, उस कालखंड में भी कई उपखंड है, और उस उपखंड में ये प्रयोगवाद 5वें स्थान पर आता है, यानी 5वां उपखंड है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है ना, उधर मत जाइए, कन्फ्यूज हो जाइएगा। बस याद रखिए कि सवाल बनेगा इतना कि नलिन विलोचन शर्मा किस युग के हैं, इनका रचना काल क्या है, तो बताना प्रयोगवाद सीधे। लेकिन सवाल ये नहीं बनेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि किताब में जो दे रहा है वही पूछ रहा है, तो ये जरूर वर्ड देगा प्रपाद्य, तो याद रखना है। मैं ये सब बताया हूँ कि ताकि आपके दिमाग में एक सोच चला जाए,
एक थॉट क्रिएट हो जाए कि अरे ये आखिर प्रपाद्य है क्या। रटना नहीं पड़े प्रपाद्य को, ठीक है, रटना नहीं पड़े, इसके लिए मैंने इतना कहानी गढ़ा है। कैसा आ रहा, समझ आ रहा है ना? मैं जो बोल रहा हूँ कुछ स्पष्ट पता चल रहा है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्या है कि मैं कुछ ज़्यादा फ्लो में अभी बोल दिया हूँ, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ नहीं मैं ठीक बोला हूँ। तो यहाँ तक समझ रहे हैं चीज़ों को? देखिए अभी विस्तृत पढ़िए, जब हम इसका कंटिन्यू क्लास में जब आगे हम रिवीजन करेंगे तो रेगुलर क्लास लाएंगे और बहुत शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट के अंदर में क्लास को रेगुलर ख़त्म करेंगे रिवीजन जब करेंगे तो। और तब लॉन्ग टर्म में नहीं जाएंगे, शॉर्ट टर्म में तब पढ़ेंगे, बट अभी पढ़िए लॉन्ग टर्म में। और एक ही घंटे में तो क्लास को ख़त्म करना है भाई, एक चैप्टर 1 घंटा क्या नहीं दे सकते? देखिए अब देखिए रचना, बस इनका दो ही याद रखना है आपको। आलोचनात्मक इनका देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन और साहित्य से रिलेटेड दोनों अगर आ जाए इनके इनके ऑप्शन में साहित्य से, ठीक है। साहित्य मतलब देखिए साहित्य क्या होता है, किसी भी भाषा में ना जो कुछ भी लिखा जाता है ना, समाज की जो भी बातें लिखी जाती हैं कहानी कविता के रूप में, निबंध के रूप में, जो कुछ भी लिखा जाता है उनको समग्र रूप को ही साहित्य कहा जाता है। कोई दिक्कत ये नहीं, मैं इसलिए बता दिया भाई कि साहित्य है क्या, ये भी रटना नहीं पड़े, ठीक है। तो साहित्य का इतिहास मतलब जो हिंदी साहित्य इसका इतिहास का है, जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं ना, तो वैसा ही इतिहास साहित्य हिंदी का भी इतिहास है, तो वही साहित्य इतिहास बोला जाता है उसको। तो साहित्य का इतिहास दर्शन और साहित्य का तत्व या आलोचना, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। या हिंदी उपन्यास पूछ दे विशेषता प्रेमचंद का नाम, यही दो आपको रचना में याद रखना है। अब याद क्या रखना, आप तो समझ ही गए, जब भी नलिन विलोचन का नाम है साहित्य आए तो वही ऑप्शन होगा। अब कहानी देखिए, कहानी क्या पूछ रहा है, वैसे रचना या इससे जो पूछेगा मात्र एक ही नंबर का प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैंने कम बता रहा हूँ कि इसको याद रखना, वही बता रहा हूँ। विष के दांत बस कहानी संग्रह, ये क्या है, एक ही कहानी संग्रह है इनका। और याद रखना है कि ये जो विष के दांत जो कहानी है किस संग्रह से लिया गया है, तो इसी नाम के संग्रह से लिया गया है। विष के दांत के नाम से इन्होंने एक संग्रह कहानी संग्रह निकाला है, जिसमें इस कहानी को लिखा उसी में मेंशन किया है। संग्रह क्या होता है, बहुत सारे कहानियों का एक संग्रह होता है, ग्रुप होता है, और जिसको किताब के रूप में प्रकाशित कराया जाता है। तो उसी में ये विष का दांत भी इसी नाम से, संग्रह का नाम भी इसी, कहानी का संग्रह जो है उसका नाम भी विष के दांत है, और इसमें कहानी वो यही विष के दांत भी कहानी भी है। क्लियर? अब काव्य का संग्रह है, कहानी मतलब कहानी जो अभी पढ़ रहे हैं एक संग्रह हो गया, काव्य मतलब जो कविता लिखी गई है ना उन कविताओं का संग्रह बनाया गया उसको काव्य संग्रह बोलते हैं। तो काव्य संग्रह देखिए केसरी कुमार, हाँ देखिए आगे नरेश, नकेन जो बोला ना, देखिए न मतलब नलिन विलोचन, के मतलब यही केसरी, किशोर में बोल रहा था सॉरी, केसरी हो गया, ठीक है, केसरी कुमार, और ये जो न है लास्ट में ना ये हो गया नरेश। तो ये तीनों लोग मिलकर ना इस नकेनवाद यानी प्रपाद्यवाद का प्रतिपादन किया था, शुरुआत किया था मिलकर। कहा कि नहीं भाई जो ये प्रयोगवाद है ना, अज्ञेय प्रयोगवाद कौन लाया था, अज्ञेय ने लाया था, ठीक है। तो ये कहा कि नहीं प्रयोगवाद ये अभी पुरानी पद्धति से ही चला जा रहा है, इसको हम नहीं मानेंगे, इसमें कुछ नया लाइए, नया दृष्टि लाइए, कुछ नयापन, वैज्ञानिक दृष्टि हो, भौतिकतावाद की भौतिक दृष्टि हो उसमें, ठीक है, नई आलोचना की बात की जाए। उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि हम भाई नकेनवाद लाते हैं, हम प्रयोगवाद नहीं, बट ये खुद को भी प्रयोगवाद माने कि मैं प्रयोगवादी लेखक हूँ। क्लियर? कुछ ज़्यादा मैं समझा रहा हूँ लगता है, लेकिन समझिए अभी, क्योंकि आगे भी आपको जाना है ना, 12वीं में तो भाई पढ़ेंगे ना, तो यही सब तो डिस्कस करना है, अभी जान लीजिए, ठीक है। तो नकेनवाद, ठीक है, नकेन, अब देखिए नकेन तो समझ आ गया, तो अब याद रखिए नलिन विलोचन नकेन, अब इससे रिलेटेड नकेन का प्रपाद्य यही हो गया प्रपाद्य, तो समझ गए। इससे जो भी आएगा संत परंपरा और साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। संत परंपरा और साहित्य किसकी रचना है ये बताना है, काव्य संग्रह है तो ये बताना है, नलिन विलोचन शर्मा का नाम आएगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। इतना ही है। क्लियर हो गया सब कुछ? क्लियर हो रहा है? लेखक परिचय में अब थोड़ा सा विशेषता इसका देखते हैं आगे। एक सवाल बनेगा, ये पहले ही बता दें कि ये किस युग के लेखक हैं, तो प्रयोगवाद के लेखक हैं। अगर नहीं दे तो किस युग का प्रतिपादन किया है इन्होंने, तो प्रपाद्य का, ऐसे याद रखना। अब कुछ नहीं है, बस इतना ही समझिए, कुछ नहीं है, आगे नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं विशेषता की, आखिर ये कहानी, अब हम कहानी की तरफ चल रहे हैं, और लेकिन कहानी से पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते कि आखिर ये कहानी है क्या, यानी विशेषता क्या है इसकी। देखिए सबसे पहले एक पंक्ति ये पढ़ते हैं,
यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई है। तो जान ही गए आप, अभी बताया कि किस संग्रह से है, तो इसी नाम के संग्रह से है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं पढ़ेंगे। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम, यानी उसका क्या दुष्परिणाम निकलता है। अगर ज़्यादा लड़कों को प्यार दुलार दीजिएगा तो लड़का बिगड़ता है, उसी चीज़ के दिखाया है। कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बानगी पेश करती है, मतलब उसका परिचय पेश करती है। इस तरीके से समझें आप। क्लियर, यही विशेषता है। समझ गए कि उसमें लिंग भेद क्या है, सामाजिक असमानता समानता की बात को लेकर इसमें दर्शाया गया है। स्वार्थ की बात दर्शाया गया है कि ज़्यादा स्वार्थ करना, और फिर ये करना कि अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार दुलार दे देना कितना नुकसानदायक होता है, ये सब कुछ इसमें दिखना है। यही विशेषता इस कहानी की। ठीक है, 1 मिनट। कैसा लग रहा है भाई, कहीं कुछ ज़्यादा ही सीरियस बोल रहा हूँ। माय गॉड, रुमाल ढूंढता हूँ यार। ठीक है ना, अब कहानी की बात करेंगे, और देखिए कहानी हम पढ़ेंगे नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको देखेंगे और सारांश की बात करेंगे। सीधे सारांश पूछता है 5 नंबर का सवाल। देखिए आपके परीक्षा में मैंने बता दिया, 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछता है। कभी कभी पूछेगा तो 5 नंबर का एक सारांश पूछेगा। अगर 5 नंबर का पूछा तो 2 नंबर का नहीं पूछेगा, 4 नंबर में कम कर देगा, 3 नंबर का इधर, अब 5 यानी टोटल 8 नंबर का ऐसे पूछेगा। और इसी 5 नंबर के लिए, ठीक है, इसी 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए मिलाकर, हम सब मिलाकर कहें तो 6 से 8 नंबर के लिए हम इस पार्ट को आज क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसी दृष्टि से पढ़ेंगे। सब नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास 2 घंटा हो जाएगा। आइए सुनते हैं। देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर सारांश समझना जरूरी है, और आप खुद लिख पाएंगे, मैं ऐसा बताता हूँ। देखिए, एक लाइन पहले पढ़ लेते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती मतलब कवर होता है गाड़ी का। ठीक है, काली चमचमाती हुई गाड़ी कैसी है? काली है। जो मैंने हाईलाइट किया है, मोटा किया है, वो समझिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, वो 1 नंबर वो प्रश्न आएगा, वो इस तरीके से, क्योंकि इसी में से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। 4 नंबर का इस पार्ट से आ रहा सवाल। ठीक है, 1 नंबर में 4 नंबर का एक एक करके, एक नंबर का 4 प्रश्न ऐसे पूछेगा इसे। तो देखिए गाड़ी कैसी है, गाड़ी कैसी थी, सेन साहब की गाड़ी कैसी, किस कलर की थी? काली। अब सवाल, थोड़ा सा सारांश की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होता है, लिखना है, सारांश में लिखना है कि कहानी विष के दांत कहानी के कहानीकार हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, और इस कहानी में वे बताते हैं, वो एक सेन साहब परिवार की चर्चा करते हैं, जिसमें सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां हैं और एक लड़का है खोखा, जो अंततः अंतिम दिनों में जब सेन साहब बुढ़ापे के करीब जाते हैं तो उस वक्त एक लड़का पैदा होता है खोखा नाम, जिसको खोखा कहा जाता है। ठीक है, मूल नाम उसका क्या है? काशू नाम है ना, केशु का काशू उसका मेन नाम है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और सेन साहब को एक गाड़ी है, बहुत गाड़ी प्यारी है गाड़ी, और उसकी देख रेख के लिए उन्होंने ड्राइवर रखा है, और वह उसको हमेशा चमचमा के रखता है। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। ये इस बात में ही कह रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो पंक्ति है उसको आपको ऐसे नोट करना है, ऐसे एरो देना है, नोट करना है। ठीक है, गाड़ी का दाम कितना है भाई? 7,000। गाड़ी कितने है वो? 7,500 की, सॉरी, गाड़ी कितनी की है? 7,500 के। 1 नंबर का ये प्रश्न। ठीक है, कैसी कलर के है? तो काली है। बस ये हो गया। अच्छा, शोफर एक शब्द भी जिसमें कुछ बताऊंगा उसको नोट रखना। शोफर का मतलब होता है ड्राइवर, ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, 2 शब्द ऐसे पूछ रहा है, शब्द दे रहा है और पूछता है कि बताइए उसका अर्थ क्या है। तो याद रखिए, शोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। और में ताकीद का मतलब चेताना होता है एक तरह से। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। लड़कियां तो 5, लड़कियां कितनी है? सेन साहब की 5 हैं। ठीक है, क्या है वो? बड़ी सुशील हैं। ठीक है, लड़कियां 5 कैसी हैं? सुशील हैं। आपको 1 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पूछेगा कि बताइए सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? सुशील हैं, या अगर सुशील नहीं देगा तो क्या देगा? तहजीब में रहती हैं या तमीज में। ठीक है, तहजीब मतलब एक तरह से शिष्टाचार कहिए। तहजीब का मतलब शिष्टाचार, तमीज का मतलब अदब में। ठीक है, लिमिट में रहती है सब। तो
यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, आपको लिखना है ये वाला, ये आपको सीधे पंक्ति नोट कर लेना है। अब सारांश की आगे थोड़ा सा बात करते हैं, इधर देख लेते हैं कुछ पंक्तियाँ। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। एक पंक्ति ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा। पूछ देगा कि ये पंक्ति किस कहानी से है, ठीक है, या किस रचना से है, तो ऑप्शन में आपको ए मारना है, तो ये एक ऐसे नोट कर लीजिएगा रो में। अब कहानी की बात करते हैं आगे तक, सारांश की बात करते हैं। सारांश में देखें अभी तक कि कहानी में लेखक एक सेन परिवार की चर्चा करते हैं, जिसमें एक सेन परिवार है और सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। एक लड़का अंतिम दिन में पैदा होता है जिसको खोखा पुकारा जाता है, खोखा नाम से पुकारा जाता है। खोखा थोड़ा सा चंचल दिमाग का रहता है और सेन साहब एक गाड़ी रखे हुए हैं, बहुत चमचमाती 7,500 की गाड़ी खरीदे हुए हैं और उसको बहुत देख रेख ख्याल करके रखते हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं। बट ऐसा होता है, खोखा इतना बदमाशी करता है, चूँकि वो आँख का तारा है खोखा, तो वो गाड़ी पर जाकर वो मनमानी कर सकता है, करता है, तोड़फोड़ करता है, ठीक है। इतना तक आप लिखेंगे, यहाँ तक सही। अब फिर आगे हम देखते हैं, साथ साथ बढ़ेंगे ना सारांश को लेते हुए, ठीक है। आपको बस आगे लिखना है, उन्हें खिलखिला, अभी लड़की के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लड़की के ही बारे में अभी आगे लिखना है, ठीक है। तो वहाँ से लिखिए, लड़का खोखा जो है अंतिम दिन में पैदा होता है, तो वहाँ से लिखना है। और वो जो 5 लड़कियां हैं बिल्कुल सुशील तहजीब में रहती हैं, वो कभी खुलकर परिवार में हंसती नहीं। उनके लिए नियम कानून बना, सेन साहब के घर में नियम कानून बना है कि वो खिलखिला कर कभी हंस नहीं सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक अदब में रहती हैं। कोई बाहर के लोग आज तक उनकी खिलखिलाकर हंसी नहीं सुना है। तो इस तरह से एक लिंग भेद का भी देखा जाता है, क्योंकि खोखा को जिस तरह से नियम कानून लड़कियों को पाबंदी बनाकर नियम कानून बनाया गया है लड़कियों के लिए, सेन साहब ने अपने परिवार घर में नियम बना कर रखा है कि लड़कियां ज़्यादा खुलकर हंस नहीं सकती हैं, वो एक शिष्टाचार में रहती हैं। लेकिन यही ठीक उसके उल्टा होता है खोखा के साथ। खोखा के लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं रहता है। खोखा चाहे वो तोड़ फोड़ करे या अपने बहनों पर हाथ छोड़ दे, उसके लिए कोई मनाही नहीं रहता है। यानी एक तरह से इस कहानी में यहाँ पर देखें तो एक लिंग भेद की बात दिख जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, मनाही नहीं रहता है खोखा पर, क्योंकि खोखा क्या है, सेन साहब का एक चिराग है, आँख का तारा है, अंतिम दिनों में आया हुआ एक चिराग है वो। तो इस तरीके से वो बहुत प्यारा भी होता है सेन साहब को। तो ऐसे आपको आगे कहानी सारांश में लिखना है, ठीक है। हम एक सिस्टमेटिक सारांश भी लेंगे कल, जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तो उसमें बताऊंगा मैं, बट आप अपने से कोशिश करिए कि कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। ये आप समझ गए यहाँ तक। देखिए ये इस रखिएगा, रश्क का एक अर्थ याद रखिएगा। रश्क का क्या मतलब होता है, ईर्ष्या होता है। रश्क का मतलब होता है ईर्ष्या। रश के कमर, तेरी रश के कमर, ये गाना सुने हैं ना, तो वही रश के कमर का मतलब, कमर मतलब रश्क, ईर्ष्या का ईर्ष्या हो गया। तो कमर का मतलब कमर नहीं, कमर का मतलब चांद। यानी रश के कमर एक तरह से किसी लड़की की तारीफ कोई लड़का करता है कि तेरी रश के कमर, यानी तारीफ हुआ, ये क्या हो गया, तारीफ हो गया। बट अलग अगर देखेंगे तो रश के मतलब ऐसा तुम खूबसूरत हो कि चांद भी ईर्ष्या करने लगे तुमसे, यानी रश के कमर, यानी चांद को भी ईर्ष्या हो जाए तुम्हारी खूबसूरती से, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर रश का मतलब हो गया आपका ईर्ष्या। आगे बात करते, कुछ है नहीं, जो है मैं वही बताता हूँ, वही नोट करना है आपको, सारांश भी साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब ये बात करना है कि सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है उन, देखिए अब यहाँ पर एक ये नोट कर लिया, सवाल बनेगा कि सवाल है तो उनसे क्या है ना, चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है। किसका भाई, जो गाड़ी है ना, गाड़ी मोटर की कोई खतरा नहीं है। सवाल बनेगा कि बताइए कि गाड़ी को किन से खतरा नहीं है, मोटर सेन साहब की गाड़ी को किन से खतरा नहीं है, तो लड़कियों से खतरा नहीं है, लेकिन किन से खतरा है, तो खोखा से खतरा है। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये 2 सवाल लिखिएगा, किन से खतरा नहीं है, लड़की से। खतरा किससे, खोखा से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, खोखा तो खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा अपने परिवार में क्या है, तो सबसे छोटा, एक सवाल ये, ठीक है। खोखा ना उम्मीदी बुढ़ापे की आंखों का तारा है, 1 नंबर का सवाल यहाँ से। खोखा क्या है, सेन साहब का आंखों का तारा है। नाउमीदी कब हुआ था भाई, बुढ़ापे की आंखों का तारा, यानी बुढ़ापे में जन्मा है, यानी कुछ उम्र दराज हो गए हैं सेन साहब, तब ये जन्म लेता है अंत में।
तो ये सब एक एक नंबर का है, इसमें ज़्यादा एक नंबर के पूछता है तो इसलिए एक नंबर ज़्यादा फोकस किया हूँ मैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। सारांश तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भाई एकलौता यही आँख का तारा होता है, यहीं तक जन्मा जन्मा है ये। इसके लिए नियम कानून कुछ नहीं है, बट लड़कियों के लिए नियम कानून है भाई, तहजीब में रहना, शिष्टाचार में रहना, ज़्यादा खुलकर हंसना नहीं है, नियम यहाँ पर है, बस इतना ही। समझ के यहाँ पर मोटर को किसको खतरा है भाई, ये कहाँ गया मेरा पेन भाई, मोटर को किसको खतरा है तो खोखा से समझ गए आप। अब एक पंक्ति देखे, खोखा जीवन के नियम का अपवाद, ये सवाल आता है 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर के सवाल आता है, इसका आंसर हम करेंगे कल जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अभ्यास में। बट यहाँ समझिए कि इसका अर्थ क्या है भाई, नियम का अपवाद था, तो अपवाद जब नियम का अपवाद है यानी स्वाभाविक है भाई, घर में भी यहाँ कह रहा है ना कि यह तो अस्वाभाविक नहीं है, नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, यानी ये तो स्वाभाविक है कि भाई घर का नियम का भी अपवाद है, यानी उस पर कोई नियम कानून नहीं लगेंगे। यही आपको आंसर करना है कि अपवाद है। इसका अर्थ है कि जैसे सेन साहब की 5 लड़कियां, उनके लिए बहुत सारे नियम कानून हैं, खुलकर हंस नहीं सकती हैं, तहजीब में रहती हैं, शिष्टाचार में रहती हैं, सुशील रहती हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम कानून घर में बनाए गए हुए हैं कि कैसे रहना है। बट जब 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 खोखा पैदा होता है तो ये तो बुढ़ापे में नाउमीदी का एक आँख का तारा है। ठीक है, सेन साहब का, इसलिए ये बहुत प्यारा होता है, इसलिए सेन साहब इसको बहुत खूब दुलार प्यार देते हैं। इसके लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं होता है, ये जो कुछ करता है सेन साहब मान लेते हैं कि ये सब सही कर रहा है, यानी इसके लिए कुछ भी नियम लागू नहीं होता। ये इस तरह ये क्या है, खोखा सेन साहब के जीवन में एक तरह से क्या है, ये अपवाद है। एक इसके लिए नियम क्या है, अपवाद हैं, सब अपवाद हैं। समझ गए ना, यही आंसर होगा। यहाँ तक हम लोग सारांश भी देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इन 5 लड़कियों का नाम क्या है। सवाल अगर 2 नंबर का भी पूछ दे कि बताइए कि इनका 5 नंबर का है, ऐसा तो पूछेगा नहीं, ऑप्शन दे देगा, 5 में से 3 का नाम दे देगा, और 4 तो ऑप्शन रहता है, 3 का नाम दे देगा, पूछेगा बताइए इनमें से, बताइए कि सेन साहब की कौन सी इनमें से लड़की नहीं है, नहीं पूछ सकता है। तो आपको मालूम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 लड़कियों का नाम है। याद कैसे रखना है भाई, सबसे टफ तो काम यही है, याद कैसे रखना है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। सीमा मतलब होता है एक सरहद बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सरहद, एक हद, एक रुकावट। ठीक है, एक लिमिट। कैसे याद रखना, सबको एक तरह से जोड़ता हूँ। देखिए मैं, रजनी का अर्थ होता है रात, आलो का अर्थ होता है रोशनी, ऐसे कई अर्थ होता है, बट यहाँ पर जो मैं इस अर्थ को लिया हूँ रोशनी। शेफाली एक तरह चमेली का फूल का पेड़ जो होता है उसको शेफाली बोलते हैं, या खुशबू बोल सकते हैं, या सुगंधित बोल सकते हैं। ठीक है, खुशबू याद रखिए। और आरती का मतलब होता है आरती, दीप। ठीक है, आलो का मतलब रोशनी, दीप भी होता है, चमक भी होता है। तो ऐसे देखिए, तो रात में आलो आती है, आलो की ज़रूरत होती है। ठीक है, रात में जो चमेली का फूल जो खिलता है तो बहुत इसकी खुशबू सुगंध आती है, ऐसे याद रखना है। और आरती जो होती है रात के समय में ही होता है। ठीक है, और सीमा यही है कि भाई इन सब लड़कियों को एक सीमा के रूप में रहना पड़ता है, एक सीमा में रहना पड़ता है। तो ऐसे आप जोड़कर नाम को ला सकते हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये सब ऐसे, या फिर एक एक लेटर इनका जोड़कर अपने से खुद से एक बना सकते हैं नाम। तो ऐसे याद रख, कुछ ज़्यादा नहीं है, अपने क्या करी ना भाई, अपनी सहेलियों को सबको, जो सहेली है ना 4-5 जो भी है लो, सबको नाम रख दीजिए कि तुम्हारा ये नाम है, दिमाग में रखिए, कहिएगा नहीं तो भड़क भी जाएगी लोग, नाम बिगाड़ रही है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लहना सिंह। अब यहाँ से कहानी के सारांश में जोड़ते हैं, उसे क्या बनाना चाहते हैं। जो खोखा जन्म लिया है उसकी हरकतों को देखकर ये भांप लेते हैं सेन साहब की, ये इसकी जो लक्षण है वो क्या है, एक इंजीनियर का लक्षण है। तो ये सवाल बनता है कि सेन साहब क्या बनाना चाहते हैं खोखा को, तो इंजीनियर। ठीक, अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ेंगे टाइम जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, यार इतना लंबी कहानी है कैसे याद रखें। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है, थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए फिर से पीछे जाते हैं। कहानी में सेन साहब का परिवार दिखाया गया है। परिवार में 5 लड़कियां हैं, एक खोखा अंतिम में जन्म लेता है। सेन साहब अपनी लड़कियों को किस तरीके से रहना है, उन सबको एक तहजीब शिष्टाचार सिखाए हुए हैं। बट एक लड़का होता है खोखा, जो आँखों का जो बुढ़ापे का नाउमीदी में एक उम्मीद रहता है,
और उसके लिए कोई कानून नियम कानून नहीं है। वो जो कुछ भी करता है तो सेन साहब को लगता है कि इसका जो गुण है इंजीनियर का गुण है, इसलिए वो मन बना लेते हैं कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे। यहाँ तक सारांश लिख सकते हैं। अभी जो मैंने बताया इतना लिख सकते हैं, लिखिएगा। ठीक है, अब कहानी यहाँ से बदलती है, दूसरा रूप लेती है कहानी। क्यों, कैसे? क्योंकि अब जो होता है कि सेन साहब के परिवार में क्या होता है, कुछ दोस्त आकर उनके जो है ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत करते हैं और यहाँ से कहानी दूसरा रूप लेती है। एक रूप उधर हो गया, अब दूसरा रूप देखते हैं कहानी का। देखिए शैली कैसा होता है, बदलता है कहानी का। यहाँ पर अब देखिए बातचीत करते हैं और उस बातचीत में क्या होता है, वो सब एक दूसरे से कुछ कुछ बातचीत करते हैं। तो ये क्या था, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। देखिए वो सब बातचीत करते हैं और क्या बातचीत करते हैं, चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या बनेगा। सेन साहब की फिर कहानी आगे बढ़ती है। सेन साहब के ड्राइंग रूम में कुछ दोस्त बातचीत करते हैं और पूछते हैं एक दूसरे के, अपने लड़कों के बारे में बात करते हैं कि जो लड़के हैं, हमारे लड़के हैं, वो क्या करेंगे। ठीक है, तब सेन साहब बोलते हैं कि मैं, देखिए भाई, मैं तो पढ़ाई लिखाई का क्या है ना, मैं पढ़ाई लिखाई को फिजूल मानता हूँ, इसलिए मैंने तो मन बना लिया कि मैं उसको बिजनेसमैन इंजीनियर बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं यहाँ तक सारांश? कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाना है उसमें कि सेन साहब के घर में कुछ दोस्त बैठे रहते हैं और वो बातचीत करते हैं कि उनके लड़के हैं क्या बनेंगे। तब सेन साहब कहते हैं कि भाई देखो, मैं पढ़ाई लिखाई से मैं उतना इसको फिजूली मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं इसको बिजनेसमैन बनाऊंगा, सीधे इंजीनियर बनाऊंगा। और इंजीनियर कैसे बनाऊंगा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि अपने कारखाने के कुछ बढ़ई लोगों को जुटा कर रखा है कि जो कुछ काम करवाएंगे इससे, तो उसका हाथ अभी से ही फ्री रहेगा। इसको थोड़ा सा नोट करना है। ठीक है, अब बताना है, चूंकि अब यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न यहाँ नोट करिएगा एरो देकर ऐसे। ठीक है, खोखा कितने साल का है, तो 5 साल का। कहानी में खोखा कितने साल का है, तो 5 साल का। याद, 1 नंबर का प्रश्न। ठीक है भाई, सेन साहब कहते हैं कि मैं जो है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को मैं ये फिजूल मानता हूँ, मतलब खर्चीला मानता हूँ, ठीक नहीं मानता हूँ। ये कहना मतलब है। क्यों? मैं तो उसको भाई इंजीनियर बनाऊंगा। मैं इसलिए फिजूल मानता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि भाई किंडरगार्टन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, किंडरगार्टन। इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बताता हूँ। किंडरगार्टन का अर्थ होता है, सॉरी मैं देखिए बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से हवा के रूप में थूक भी बाहर निकल जा रहा है। कोई नहीं, सॉरी। देखिए किंडरगार्टन जो है ना, ये गार्टन का अर्थ होता है वाड़ी। अब सीधे शब्द में कहूँ तो बागवानी, यानी बगीचा। याद रखिए, बगीचा, फुलवारी, बाग, फुलवारी कहते हैं ना, फुलवारी, वही वाड़ी, फुलवारी यानी फूलों का बगीचा। तो किंडर का मतलब होता है बाल, बच्चे, किड्स। ठीक है, यानी बालवाड़ी, इसका सिंपल शब्द हुआ बालवाड़ी। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको स्कूल भेजने से पहले किंडरगार्टन होता है। शहरों में ये ज़्यादातर होता है किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन। और हमारे यहाँ क्या इसको बोलते हैं, आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी, हम लोग क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी। ये किंडरगार्टन होता है जहाँ पर कॉपी किताब कुछ लेकर नहीं जाते हैं बच्चे, ऐसे ही जाते हैं और उनको सामाजिक के तौर से सिखाया जाता है, उठना बैठना रहना, कैसे बोलना, खाना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। उसमें एक्टिविटीज़, कुछ क्रियाकलाप करवाई जाती हैं किंडरगार्टन में। ये चीज़ है, देखिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है लाइफ में, यही सब याद रहेगा। बाकी ये कहानी भूल जाएंगे, आने वाले समय में सब कुछ भूलेंगे, परीक्षा में भी कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, बट कुछ मैं जो बता रहा हूँ याद रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है ना कि भाई, इसलिए मैं अपने बेटे को सिखाने के लिए मिस्त्री क्या है 1-2 घंटे में, क्या है 1-2 बढ़ई को क्या है 1-2 घंटे के लिए फिट किया हूँ कि कैसे क्या करना है उसको भाई सिखाओ। और ये हिंदुस्तान के लोग यही नहीं समझते हैं कि भाई सबसे ज़रूरी स्किल सिखाना है, लड़कों को स्किल सिखाइए, काम सिखाइए, पढ़ाने से क्या होगा, ये कह रहे हैं सेन साहब। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, समझ गए? एक दिन एक वाकया, फिर देखिए, फिर कहानी यहाँ पर फिर बढ़ती है और फिर क्या होता है, ड्राइंग रूम में कुछ दोस्त बैठे रहते हैं और दोस्त कुछ परिचित लोग आए रहते हैं। फिर एक दिन यही बात होती है। देखिए क्या होता है, कुछ दोस्त क्या है गपशप कर रहे होते हैं, तो उस दोस्त में एक लोग आए रहते हैं, एक रहते हैं पत्रकार, अखबार। देखिए अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार।
ठीक है, एक पत्रकार हैं, एक मिस्टर सिंह आए हुए हैं जो आगे नाम आएगा, और एक मुखर्जी, एक मिस्टर मुखर्जी है। तो 3 लोगों का नाम आया। ये तीनों लोग आपस में बैठे हैं, सेन साहब भी हैं, 4 लोग हुए, ये बैठ के आपस में फिर ड्राइंग रूम में डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं देखिए। डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो अखबार नवीस जो है, मतलब जो पत्रकार महोदय हैं, उनका एक लड़का है जो खोखा से भी छोटा है, पर वो कुछ ऐसा करता है ना कि बाकी के दोस्त हैं ना तारीफ़ करते हैं। मिस्टर सिंह जो है तारीफ़ करते कि तारीफ़ करता करता है एक कौन तारीफ़ करता है भाई, वही करते हैं ना मिस्टर, देकर उसकी, हाँ किसी ने नहीं, नाम नहीं दिया है, किसी ने क्या करते हैं भाई कि उसमें से एक ने तारीफ़ करता है कि भाई ये तो बच्चा मतलब काफ़ी अच्छा है, तारीफ़ करता है। तो और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही होगा। देखिए क्लियर करता हूँ फिर से। दूसरा फिर क्या है, दोबारा एक बार क्या होता है कि फिर क्या है, ये ड्राइंग रूम में कुछ दोस्त जुटे हैं, ठीक है, 2-4 दोस्त का नाम बता दिया, मिस्टर सिंह, ठीक है, मिस्टर मुखर्जी और पत्रकार महोदय। तो ये लोग 3-4 लोग हैं, आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो जो पत्रकार महोदय हैं, इनका एक लड़का है, खोखा से छोटा है, बट वो जो कुछ ऐसा करता है तो एक शख्स उसमें से क्या करते हैं कि तारीफ़ करते हैं। वो तारीफ़ करते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा, मतलब जब ऐसा काम कर रहा है भाई तो वो स्कूल जाता होगा, इसका मतलब ये हुआ। तब आगे देखिए सेन साहब क्या कहते हैं। तब पत्रकार महोदय अगर कुछ इससे पहले कुछ बोलते, इससे पहले कुछ जवाब देते कि हाँ मेरा बेटा स्कूल जाता है नहीं जाता है, तब क्या कहते हैं, तब सेन साहब बीच में टपक कर बोलते हैं, भाई मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। देखिए यही इस कहानी में दिखाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे, कुछ बड़े लोग होते हैं जो खुद के लड़कों की खूब तारीफ़ करते हैं। देखिए गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने लड़का को खूब तारीफ़ करते हैं, बताते हैं मेरा लड़का ऐसा वैसा सब कुछ करते हैं। या झगड़ा भी 2 लड़कों में हो जाता है ना, तो अपने लड़कों को नहीं मारेंगे, डांटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दूसरे के लड़का को मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, ये सब करते हैं। और नहीं तो जाकर दूसरे से झगड़ा भी कर देंगे। अपने लड़का को खूब सुरक्षा देते हैं, प्यार दुलार खूब करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि होता है कि नहीं होता है। होता है, मैं देखा हूँ। और इसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया और इसी चीज़ को लेखक ने बताया कि ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ गए, वहाँ तक समझ गए कि खोखा के लिए कोई नियम कानून नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो क्या बनाना चाहते हैं, उसके इंजीनियर बनाना चाहते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है तो ड्राइंग रूम में सेन साहब के, एक दिन सेन साहब के ड्राइंग रूम में कुछ दोस्त मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, है ना, वो चीज़ दर्शाना है वहाँ पर। और वहाँ पर बातचीत होता है कि भाई कौन अपने लड़का को क्या बनाना चाहता है। तो सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने लड़का को इंजीनियर बनाऊंगा। फिर एक दिन बैठका होती है तो एक वाकया होता है कि एक पत्रकार महोदय उसमें बैठे रहते हैं। उनका लड़का जो है कुछ अच्छा करता है, तो एक शख्स पूछते हैं कि भाई आपका लड़का स्कूल जाता है या नहीं? जाता ही होगा। तो सेन साहब कहते हैं कि भाई मैं तो, टपक कर सेन साहब कहते हैं भाई मैं तो अपने बेटे को क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ तक सारांश में आपको ऐड करना है। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह हाँ बनाऊंगा। इस पर क्या करते हैं, इस पर पत्रकार महोदय चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन फिर वो शख्स पूछते हैं, फिर कोई दोस्त पूछता है कि भाई आप बताइए, जवाब दीजिए, क्या बनाना चाहते हैं। तब क्या कहते हैं, ये लाइन अगर दे दे, सवाल पूछे परीक्षा में दे दे और पूछे कि किसने कहा, तो आपको बताना है किसने कहा। ये किसने कहा? पत्रकार महोदय तब कहते हैं मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन बने। ये कमाल का लाइन है इस कहानी में। जेंटिलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, मतलब वो जो बने भाई उसकी मर्जी, वो जो कुछ बनना चाहते हो वो उसका काम है, उसको सोचने की, उसको तय करना है। उसे दूरी आज़ादी रहेगी, दूरी नहीं होगा, पूरी आज़ादी, ठीक है, पूरी होगा, ठीक है, पूरी है, यानी उसे पूरी। ये देखिए कितनी कमाल की बात है। ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि भाई उसकी मर्जी जो बनना चाहे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वो जेंटिलमैन बने, ठीक है, ईमानदार उसको बनना चाहिए। एक ऐसा कह रहे हैं, जेंटिलमैन तो बनना बहुत ज़रूरी है। यही है, यहाँ तक सारांश समझ गए। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं जब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बाहर से एक आवाज़ आती है, हल्ला गुल्ला के क्या है ना, शोरगुल की आवाज़ आती है। तो सब लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है। और बाहर आने के बाद सेन साहब बाहर आते हैं, सब लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि शोफर क्या है, शोफर मैंने बताया ड्राइवर और एक औरत आपस में ये लड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए भाई? तो मैं बताता हूँ कि एक 5-6 साल का बच्चा, यानी 5-6 साल का बच्चा कौन है भाई?
मदन, सवाल आएगा कि मदन का उम्र क्या है, तो 5 से 6 साल, ये भी एक सवाल बनेगा। खोखा का भी 5 साल का फिक्स है और ये 5 से 6 साल इसका, दोनों हम उम्र है लोग, समझिए। ठीक है, तो अब कहानी में सारांश बताता हूँ आगे क्या होता है। तो देखते हैं सेन साहब बाहर आते हैं, जब बैठका से बाहर आते हैं तो देखते हैं ये लोग कि ड्राइवर और एक औरत मदन के साथ क्या है, ये सब आपस में उलझा हुआ लड़ रहा है लोग। तो तब मालूम चलता है कि क्या है ये, तब ड्राइवर से मालूम चलता है, ड्राइवर कहता है कि भाई साहब देखिए ये क्या है कि गाड़ी को छू रहा है, इसको मैंने कितना मना किया तभी ये जाकर छू रहा है, गाड़ी को गंदा कर देता है, ऐसा वैसा सब कहता है ये। तो आपको सीधे लिखना है सारांश में कि बैठके में ये जैसे बैठके में ये लोग आपस में जब दोस्त ये बात करते करते ही हैं, तब से बाहर से शोरगुल की आवाज़ आती है। फिर ये सारे बाहर निकल कर आते हैं तो सेन साहब देखते हैं अपने ड्राइवर को किसी औरत से उलझे हुए। तो फिर पता चलता है कि जो लड़का है उसके साथ, वो मदन नाम का जो लड़का है, वो गाड़ी को बार बार छूने की कोशिश कर रहा था। उससे क्या हो जाती, गाड़ी गंदा होती, तो वो ड्राइवर उसको ढकेलता है, मारता है। ठीक है, इसी बात को जिक्र करना है। ठीक है, तो सेन साहब इस बात को समझते हुए उसको क्या बोलते हैं, जब वो औरत देखती है सेन साहब को तो चुपचाप फिर होके क्या चली जाती है। बस यही, इतना ही देखना है। अब यहाँ पे देखिए, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना। हाँ, तब वही सेन साहब कहते हैं, वो सब कुछ समझने के बाद बोलते हैं कि मदन की माँ, ठीक है जाओ, लेकर जाओ इसे, और आइंदा इसको ख्याल रखना कि फिर से ये ऐसी हरकत ना करे, मतलब गाड़ी को छुए नहीं, गंदा नहीं करे। ठीक है, इसको बचा कर रखना है, ये समझाते हैं। और फिर वो क्या हुआ, मदन की माँ मदन को लेकर चली जाती है, समझ गए। और एक चीज़ क्या है, खून पूछ दे कहानी में कि खून किसका, इस कहानी में किसका खून बहा रहता है, तो लैना सिंह का, कि सॉरी लैना सिंह आ रहा है, अभी क्लास लिया है ना उधर, तो उसका देखिए, तो ये खून किसका बहा था, मदन का। क्लियर, सारांश यहाँ तक समझ गए कि वो फिर उसको मना करके समझा कर भेज देते हैं कि भाई अपने लड़का को ले जाओ। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए फिर उसको मना करके भेजने के बाद सेन साहब जाते हैं अपने दफ्तर में, जाते हैं उस दफ्तर में जाते हैं जहाँ पर मदन के पिता क्या है, किरानी है। एक मामूली क्या है, किरानी, यानी क्लर्क के काम करते हैं, क्लर्क हैं वो। किरानी का मतलब होता है ऑफिस में जो कागज पत्र का देख रेख लिख रखाव करके रखता है, उसको किरानी बोलते हैं। ठीक है, क्लर्क। तो वो क्या है, जाते हैं और फिर देखिए वो अंदर जाते हैं और उसको क्या करते हैं, बोलते हैं कि जाओ और उसको बुला कर ले आओ। तब तक हम इधर देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियाँ है इसमें। आगे इधर देखते हैं, सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्के, अच्छा हाँ थोड़ा सा मैं आगे ही बढ़ गया सारांश में, सॉरी, पीछे आना है। क्या आना है कि आपको ये, मैं तो कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो सॉरी पीछे आते हैं। तो वो करके वो भेज देता। अब यहाँ से परिचित होता है कि ये मदन कौन है, तो मदन वही है, एक किरानी है जो, ठीक है, उसका बेटा है ये, एक मामूली किरानी के बेटा है मदन। और देखेंगे आगे कौन है वो, इसके पिता गिरधर हैं। ठीक है, तो कहानी यहाँ से ठीक और आगे बढ़ती है। तभी फिर देखते हैं कि जिस गाड़ी के लिए मदन को ढकेला गया, इतना कुछ समझाया गया, फिर पीछे देखते हैं कि उसी गाड़ी के पीछे इनका बेटा खोखा बैठा हुआ है, खुरखार कर रहा है। तो ये लोग दौड़कर भाग कर जाते हैं, यानी सेन साहब और ड्राइवर भाग कर जाते हैं। पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का पिछला जो शीशा है ना, जो पिछला जो लाइट के जो है शीशा है, उसको क्या है, खोखा तोड़ दिया रहता है। तो इस दृश्य को देखकर सेन साहब खोखा को बिल्कुल डांटते नहीं, बल्कि उसे गोद में उठाकर प्यार करते हैं और प्यार वाली भाषा में उसको डांटते हैं। और ये सब क्रियाकलाप बाकी के दोस्त खड़े होकर देखते हैं। तब सेन साहब कहते हैं, देखते हैं, देखिए देखें, बड़ा शरारती है। देखिए यहाँ पर बड़ा शरारती हो गया है काशू। अब खोखा का मूल नाम क्या है, सवाल बनता है कि खोखा का मूल नाम क्या है, तो काशू है। केशु शायद मैं बोल रहा था, काशू। ठीक है, याद रखिएगा, ये काशू। ठीक है, देखें कितना शरारती, बड़ा शरारती हो गया है काशू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ भी तारीफ कर रहे हैं उसको, ये नहीं, डांट नहीं रहे। अभी मदन को डांट कर बोले कि भाई आप ले जाओ इसको, ठीक है, देखना ये गलती ना करे। बट यही गलती देखें कि खोखा शीशा तोड़ दिया है, उसको नहीं बोल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये ही चीज़ यहाँ पर देखिए कैसे प्यार करें।
और क्या तर्क दे रहे हैं उसके कल पुर्जे में। इसको देखिए क्या है कि अभी से ही क्या है कि कल पुर्जे में इसको अभी से ही इतनी दिलचस्पी है, क्या है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। देखिए ये मतलब एक फन भी है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा है ना कितना अजीब है। तो यही अब देखिए, अब चूंकि मित्र लोग आए हैं भाई, तो मित्र लोग कैसे सामने अपने बेटे की बेइज्जती करे, मारे डांटे। तो तारीफ देखिए कैसे कर रहे हैं, ऐसे बात को घुमाया गया है। तो आपको सारांश में लिखना है कि जैसे ही बैठके से बाहर सेन साहब आवाज़ शोरगुल सुनते हैं तो बाहर आते हैं, देखते हैं तो एक ड्राइवर, एक औरत यानी मदन की माँ और मदन के साथ वो हड़प झड़प कर रहा है, उसको झगड़ा किए हुए। तो पता चलता है कि वो मदन क्या है गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो ड्राइवर उसको धक्का दिया। फिर ये सेन साहब उसे उसकी माँ को, मदन की माँ को समझा के भेज देते हैं कि मदन को ख्याल रखना है, आइंदा ये गलती ना करे, ठीक है। तभी फिर पीछे से गाड़ी की आवाज़ आती है खुरखार की। तो ये दौड़कर भागकर देखते हैं कि खोखा जो है गाड़ी के पीछे की जो शीशा है वो तोड़ दिया रहता है, ठीक है, तोड़ दिया रहता है। इस दृश्य को देखने के बाद सेन साहब उसे डांटते नहीं है बल्कि गोद में लेकर प्यार करते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि देखिए ये अभी से ही इसकी कल पूर्जा में इतनी दिलचस्पी है, क्या बताऊं। ये तारीफ इस तरीके से करते हैं, सारांश में आपको नोट करना है। समझ गए। अब देखिए वो दोस्त में कौन से थे, मिस्टर सिंह थे, ठीक है। अब जो तारीफ करते हैं सेन साहब बताते हैं कि देखे ना कि कैसे कैसे कर रहा है हरकत, अभी से ही अभी कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तब सब लोग मुस्कुराते हैं, वो सब अंदर ही अंदर कटाक्ष मुस्कुराकर फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सिंह सब लोग अब अपना घर जाने वाला है। तो मिस्टर सिंह क्या है, जब जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अगला जो टायर है ना हवा निकला हुआ है। तो ये समझ जाते हैं कि जब टायर का क्या है बिल्कुल बैठ गया है तो हवा पिछला देखिए, एक अगला चक्का का हवा निकला हुआ है, फिर पिछला चक्का का भी मालूम चलता है कि हवा निकला हुआ है। सेन साहब समझ जाते हैं कि खोखा कहीं कि कोई नहीं करनामा है, क्योंकि वही कल पुर्जा में इंटरेस्ट ले रहा है। तो समझ जाते हैं। देखिए ये पंक्ति परीक्षा में पूछ दे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि काशू ने हवा निकाल दी, ये किसने कहा, तो सेन साहब ने कहा। ये किस कहानी का पंक्ति है, तो विष के दांत का है। ये ऐसे सवाल बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो फिर क्या होता है कि मिस्टर सिंह और फिर सेन साहब लॉन में बैठकर कुछ बातचीत करते हैं। तब तक ड्राइवर क्या करता है, चक्का में हवा भर देता है और गाड़ी तैयार हो जाती है। और बस यही चीज़ है। और देखिए मुखर्जी है ना, ये मुखर्जी साहब की गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुआ रहता, वो ठीक रहती है। तो ये क्या करते हैं, ये और पत्रकार महोदय ये लोग घर चले जाते हैं और गाड़ी में हवा भरने तक मिस्टर सिंह वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर वो गाड़ी में हवा भरने के बाद वो भी घर चले जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का जो दूसरा पार्ट है ना यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। बस इसमें कोई और बातचीत नहीं है। समझ गए यहाँ तक। दो चीज़ समझ गए, उधर उनका परिवार का, फिर इधर देख लिए खोखा का, इधर हरकत, दोस्तों की बातचीत। दो आप पैटर्न देख लिए इसमें कहानी में। सारांश में ऐसे ही लिखना है। अब देखिए अब यहाँ से कहानी चेंज होती है। अब यहाँ से हाँ, अब यहाँ से अब याद रखना जो मैं पहले ही बता दिया था कि अब जो सेन साहब हैं क्या करते हैं, अपने जाते हैं फैक्ट्री दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर फैक्ट्री में जहाँ पर एक बेयरा मतलब जो पानी पिलाने वाला जो ऐसे नौकर टाइप से नहीं होते हैं तो उनको बेयरा बोला जाता है। तो वो क्या करता है ना कि उसको बुलाकर सेन साहब बुलाते हैं कि आओ और जाओ मदन के पिता गिरधर, मदन के पिता का नाम क्या है, एक लाइन में ऐसे नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है, गिरधर लाल, ठीक है, जो क्या है क्लर्क है, किरानी है। सॉरी, और क्या है कि सर्द बुखार खांसी सब कुछ हुआ है मुझे, बट मैं कोशिश में हूँ, थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ है तो अभी है कुछ खांसी। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है और अब कहानी अपने अंतिम पैटर्न पर अब जा रही है। देखिए तो जाकर बुलाता है कि बुला कर ले आओ। तो वो क्या है, जो कहाँ रहता है, सवाल यहाँ से 3 बनेगा, ठीक है। मदन के पिता कौन है, गिरधर लाल, ठीक है। वो किसके फैक्ट्री में काम करते हैं, सेन साहब के फैक्ट्री में। वो कहाँ रहते हैं, तो सेन साहब के ही जो अहाता है आउट हाउस है उसमें। 3 प्रश्न यहाँ से ऐसे आपको नोट बनाना। अब आगे बात करते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, खून के जुर्म में कैदी जज के सामने जैसे खड़ा होता है वैसे ही गिरधर लाल आकर सेन साहब के सामने खड़ा होता है। तो ये पंक्ति पूछ दे कि किस कहानी से है, तो ये बताना है विष के दांत से। यहाँ पर समझ गए। सेन साहब फैक्ट्री में आते हैं, बुलवाते हैं गिरधर लाल को, ऐसे सारांश में लिखिएगा।
और दोस्तों के जाने के बाद सेन साहब सीधे फैक्ट्री में जाते हैं और गिरधर लाल को बुलवाते हैं। ठीक है, अब बुलाते हैं तो क्या बात होती है देखिए। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। शोक का मतलब होता है चंचल, नटखट हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, ठीक है, वो अलग बात है। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भाई उसको डरना चाहिए था, पर डरा नहीं, बल्कि और क्या करा, वो झपट रहा है। ये क्या मतलब हुआ भाई? तो अभी देख लिए कि सेन साहब क्या करें, उसको समझा रहे हैं। किसको? एक तो समझा के भेज दिए मदन को, माँ को ले जाओ, इसको देखना ये फिर दोबारा ऐसी गलती ना करे। फिर दूसरा आकर यहाँ समझा रहे हैं फैक्ट्री में, गिरधर लाल को समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने बेटे को समझाओ, वो बहुत चंचल हो गया है, वो गाड़ी को छू रहा है, और नहीं तो उसको शांत होने के बजाय और झपट रहा है, ये डर भी नहीं रहा है। ठीक है, इतना सारांश में लिखना है। ऐसे ही लड़के क्या होते हैं, आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू होते हैं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। किस कहानी से? विष के दांत। ये कौन कहता है? दो प्रश्न, कौन कहता है? तो सेन साहब कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये भी सवाल भी है अभ्यास में, हम देखेंगे इसका वहाँ पर क्यों भाई ऐसा बोल रहा है। देखिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, बाद में देखेंगे तो बाद में। यहाँ पर ब्रीफ ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो देखो भाई, अगर जब कोई लड़का हो तब थोड़ा सा अगर बदमाशी करता है, अगर आप उस पर थोड़ा सा कड़ाई नहीं करेंगे तो लड़का क्या होता है ना, मन मर्जी हो जाते हैं, बाद में अपने मन के करने लगते हैं। फिर आपको घर में करेंगे ही, बाहर करेंगे, सब जगह करेंगे, अपने लाइफ में भी मर्जी के करते हैं। फिर उनको डर नहीं रहता है ना, इसलिए ज़रूरी होता है कि उनको समझाना, बुझाना, डांट के रखना, ये सब ज़रूरी होता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर ऐसा किसी लड़के के साथ नहीं किया जाए तो लड़के क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जाकर बिगड़ते ज़रूर है। कहीं कुछ सामान चुराने लगेंगे, कहीं किसी को मर्डर कर देंगे, गोली मार देंगे, डाकू बन जाएंगे, चुरा लेंगे। ऐसा ही होता है। अगर ऐसा क्यों होता है? अगर हम उस पर गार्डिंग नहीं करें, मेन मकसद है इसको, गार्डिंग करो। अगर गार्डिंग नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, उसको समझाओगे नहीं, ठीक है, डांटोगे नहीं, तो ऐसे लड़के ही बिगड़ते हैं। कहने का मतलब है सेन साहब का इस पंक्ति का मतलब यही है, भाव यही है। तो आप समझ गए इसका? बात के बाद में देखेंगे भाई, अभी समझ गए आप? ठीक है, उसकी हालत क्या होती है तुम जान, हाँ, उसकी हालत क्या होती है, मतलब जो चोर डाकू जो बनते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, जेल जाते हैं या कहीं मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फांसी होती है। ठीक है, यही बात कह रहा है कि उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो भाई, तुम तो समझदार हो, जानते हो, तो इसलिए उसे संभालने की कोशिश करो। आप समझा दिए सेन साहब किसको भाई? तो गिरधर को। ठीक है, गिरधर कौन है? मदन का पिता है। समझा दिए, आगे बढ़ते हैं। कहानी अब आगे बढ़ गई है, तीसरे बिंदु पर हम लोग कहानी के चल गए हैं। फिर क्या करता है, जब गिरधर भाई समझेगा, कोई भी पिता जब इतनी बात सुनेगा तो भाई गुस्सा से तो फूटेगा ही। जाता है घर पर, गिरधर जाता है और फिर क्या करता है भाई, क्या करता है, मदन की खूब कुटाई पिटाई करता है। तो उसकी आवाज़ कहाँ गूंजती है? सेन साहब के चित्कार की आवाज़ सेन साहब के कान में, जहाँ वो सो रहे हैं लोग रात को। वहाँ पर क्या है भाई, ड्यूटी से ही ना जाएगा गिरधर, ड्यूटी से जाता है, पिटाई ठोकाई सब करता है। भाई तुम ऐसा क्यों किए, तुम मेरी नाक कटवा दिए, बेइज्जत करवाते हो, डांट खिलवाते हो, ऐसा होता है, हुआ होगा। ठीक है, ऐसा ही हो, संभव है कि हुआ होगा। तो आवाज़ उधर से आती है, तो ये इधर सुनकर, हाँ, तब सेन साहब सुनते हैं, जब आराम कक्ष में है, शयन कक्ष में है, तो ये सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि गिरधर क्या है भाई, वो ठीक है। अब तब देखिए क्या कहते हैं, गिरधर खुद समझदार आदमी है भाई, समझदार है, उसकी बीबी नहीं उसको मदन को बिगाड़ कर रखी है। ये कौन कहता है? ये पंक्ति पूछ दे, किसकी कथन है ये, कौन कहा है? तो सेन साहब, ये नोट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि हाँ गिरधर, देखो गिरधर, उधर से पिटाई की आवाज़ आती है तो सेन साहब समझ जाते हैं कि उसकी मदन की पिटाई हो रही है। सारांश में लिखना है। इस तरह से सेन साहब फैक्ट्री में जाकर मदन को समझाते हैं कि गिरधर को समझाते हैं कि अपने बेटे पर काबू रखो, वरना वो कहीं ना कहीं चोर डाकू बन भी जाएगा। ठीक है, ऐसे उसको करो। इस तरीके से फिर शाम को जाते हैं, गिरधर क्या करता है, मदन की खूब पिटाई करता है, और ये इसकी आवाज़ क्या है, और रात को जब शयन कक्ष में रहते हैं सेन साहब तो उनको सुनाई पड़ता है, और फिर वो समझते हैं कि नहीं, गिरधर सही है, गलत है तो उसकी औरत है, क्योंकि वही प्यार दुलार के रखी है और डांट नहीं रही है। ठीक है, इस तरीके से सारांश में आपको नोट करना है। एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये क्या है? लोकोक्ति है। इसको क्या बोलते हैं? लोकोक्ति। कहे गाँव में ना, घर के मुर्गी दाल बरोबर, ऐसा बोला जाता है ना, ऐसे ही एक इंग्लिश में ये क्या है, एक लोकोक्ति है।
तो आप इसका इसका अर्थ समझिए क्या है। इसका अर्थ स्पेयर द रॉड। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना। स्पेयर का मतलब होता है स्पेयर द रॉड। रॉड माने छड़ी, लोहे का रॉड। तो यहाँ पर उसका लोकोक्ति का सीधा अर्थ नहीं लिया जाता है, थोड़ा सा हट के प्रतिबिंबित अर्थ लिया जाता है। स्पेयर द रॉड का मतलब छड़ी को छोड़ दो। एंड मतलब और। स्पाइल मतलब उसको बर्बाद करना, ठीक है, खराब करना, ऐसा समझिए। स्पाइल का मतलब खराब करना, बर्बाद करना। स्पाइल द चाइल्ड यानी बच्चे को खराब करना, यानी छड़ी को फेंक दो और बच्चे को खराब करो। यानी छड़ी का फेंकने का अर्थ है कि आप डांटना छोड़ दीजिए, उसको समझाइए नहीं, मारिए नहीं, उसको समझा बुझा कर मत रखिए। इसका मतलब हुआ छोड़ दीजिए। तो ये कैसे है कि आपका लड़का बिगड़ेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ कि कैसे है भाई कि आप अपने बच्चे को अनुशासन में डांट कर उसको नहीं रखेंगे तो ये कैसे संभव है कि वो ठीक ही बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। इसका इस लोकोक्ति का यही अर्थ हुआ, समझे। स्पेयर द रॉड मतलब छड़ी को भाई फेंक दीजिए, हटा दीजिए, दूर रखिए, प्यार दुलार करिए उसको, मतलब डांटिए फटकारिए नहीं। तो ये कैसे संभव है कि स्पाइल नहीं होगा आपका बच्चा, लड़का बर्बाद नहीं होगा। यही, चलिए क्लियर। थोड़ी सी क्लास लंबी है मैं जान रहा हूँ, बट एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे हम, धैर्य रखिएगा। और इस क्लास से आपको आज 8 नंबर का फिक्स, टेंशन मुक्त। अगर अगला क्लास ना मन करे करने का तो मत करिएगा, अभ्यास भी ना करने का मन करे मत करिएगा। सवाल का जब अभ्यास का आप खुद आंसर कर लीजिएगा, बट कुछ अभ्यास लेकर आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आपको आंसर कैसे करना है। क्योंकि भाई देखिए जो भी बुक है ना, देखिए इतना लेंदी किया है। अच्छा 2 नंबर का भाई बताओ, आप 2 नंबर का प्रश्न आए, 30 शब्द में लिखना है। आप देख रहे हो 60 से 70 शब्द में सब आंसर किया हुआ है। ये कहाँ तक उचित है? आप लिखते लिखते भाई परेशान हो जाओगे, नंबर मिलेगा खोखा, यही खोखा मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप आंसर कैसे करें, परीक्षा में आंसर कैसे करें चतुराई के साथ, कम शब्दों में, कम समय में, ये मैं कल क्लास में बताऊंगा। इसलिए मैं अभ्यास लेकर, हर पार्ट का अभ्यास इसी मकसद से लेकर आता हूं मैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर होगा? तो माता सेन की क्या आता है, माता सेन भाई, हाँ अब यही चीज़ होती है कि अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जो लड़के खोखा की माँ है ना, आवाज़ सुनती है कि उधर पिटा रहा है, उसकी आवाज़ सुनती है तो, और नहीं तो खोखा कहीं बोलती है कमबख्त कैसे कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कौन भाई? मदन। उधर पिटा रहा तो चिल्लाएगा ही, भिख मंगा कहीं का। इसको नोट कर सकते हैं, हालांकि ये पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जो भिख मंगा है ना, वर्ड कोई भी नहीं चाहेगा एग्जामिनर कि इसको प्रमोट करे इस शब्द को, ठीक है। तो आएगा नहीं, बट आएगा तो याद रखिए कौन कहता है ये, उसकी खोखा की माँ कहती है। बस यही, इसमें कुछ ज़्यादा आगे नहीं है, आगे नहीं पढ़ना। अब आगे बात करते हैं अब यहाँ से, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से कहानी के, यहाँ से एक और रूप यहाँ से बदलता है। 3 कहानी का रूप देख लिए। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगलवाड़ी की गली में जा निकला। यहाँ से फिर कहानी अब नई रूप ले रही है, चेंज हो रहा है कहानी। एक दिन क्या होता है, खोखा क्या करता है, बगल के जो, देखिए सेन साहब थोड़े बड़े आदमी हैं भाई, फैक्ट्री है, बड़े लोग हैं ये, है ना। अब जो इनके आसपास के जो लोग रहते हैं झुग्गी में, चौल में, देखिए बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, फैक्ट्रियों, जो भी बड़े शहर में जाएंगे ना तो एक झुग्गी में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते हैं, ठीक है। और एक लोग होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग घरों में रहते हैं। तो इस कहानी में वही दिखाया है, झोपड़ी और झुग्गी की 2 बड़े आलीशान भवनों की बात कही गई है, झोपड़ी की भी बात कही गई है, इसमें कंपेयर किया गया है। आइए तो ठीक है, वो जो पास के जो गली गुच्छे में जो लड़के खेलते हैं गली मोहल्ले में, उसके बीच जाके खोखा चला जाता है। भाई किस सोसाइटी से किस सोसाइटी में चला गया है, तो देखो क्या होता है। जब वहाँ पहुँचता है तो भाई देखता है मदन, अरे ये क्या, मदन वहाँ पर पड़ोसियों के साथ आवारा गर्द में धूल कण में खेल रहा है, लट्टू नचा रहा है। मदन, एक सवाल बनेगा मदन क्या नचाता है, तो भाई लट्टू, ठीक है। खोखा चला जाता है, देखता है भाई कि भाई हमको भी, खोखा कहता है कि हमको भी दो, हमको भी, देखो कहता है हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। देखो एक मैं बताता हूँ, ये कहानी क्या है ना, बंगाली पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है, कहीं कहीं जिक्र नहीं है इसमें, लेकिन जो शब्द आए हैं, कुछ शब्द आए हैं, कुछ पंक्ति जैसे ये है, हम भी खेलेगा, हम भी खेलेगा। बंगाली लोग ऐसे ही बोलते हैं, आमी खाबो, हम भी, मतलब ऐसे बोलता है ये, यानी वो लोग ज़्यादातर पुल्लिंग में इस्तेमाल करता है ऐसे कुछ शब्दों को। जैसे मैं जा रही नहीं, औरतें भी बोलेंगे मैं जा रही नहीं, मैं जा रहा, ऐसे कुछ वो लोग बोलता है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर, तो ये
कुल मिलाकर बंगाली पृष्ठभूमि पर जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि सेन है, खोखा का काशू का नाम है, मुखर्जी हैं, तो ये लोग बंगाली नाम है ये। ठीक है, यहाँ से जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है ये। तो आप समझ गए, खोखा पहुंच गया भाई, उस गली में पहुंच गया। तो सारांश में आप लिखेंगे कि एक दिन ऐसा होता है कि खोखा फिर क्या करता है, पास के गली में चला जाता है जहां पर मदन बगल के दोस्त गली मोहल्ले के लड़कों के साथ लट्टू नचा कर खेलता है, लट्टू खेलता है। खोखा पहुंच जाता है। इस खोखा जब लट्टू मांगता है तो मदन नहीं देता है और दोनों में खूब झगड़ा होता है, वहीं पर मदन क्या करता है यहीं पर मेरी भांजी क्या करती है, नहीं छुइए, छोड़ दीजिए, अभी क्लास ले रहा हूँ रे बाबा, क्लास ले रहा हूँ। ये मेरी भांजी आई हुई है, तो बाद में प्लीज़। तो ठीक है ना, तो खोखा कहता है कि मैं लट्टू नहीं दूंगा तुमको, जाओ अपने जाओ, पापा के मोटर चलाओ भाई। वही कहता है ना, बाबा की मोटर पर बैठ, जा जा। और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। भाई खोखा बदमाश लड़का है, अपनी बहन पर हाथ छोड़ देता है। तो आप मेंशन करिए कि खोखा उदंड प्रवृत्ति के है, अपनी बहनों पर हाथ छोड़ देता है। इस कारण से उस उदंडता के कारण वो क्या करता है, खोखा से लड़ पड़ता है। और खोखा को मदन क्या करता है, उस लड़ाई में मदन ऐसी मार मारता है कि खोखा का दोनों दांत टूट जाता है, 2 दांत टूट जाता है। बस यहाँ तक आपको सारांश में लिखना है। ठीक है, क्लियर, आगे कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है, लड़ाई होता है, दोनों का दांत टूट जाता है, यहीं पर लिखिए। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। कह रहा कि ये लड़ाई कैसी थी भाई, यह लड़ाई हड्डी और मांस की है भाई। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते, यानी जो बड़े लोगों के जो कुत्ते होते हैं और जो गली स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, उन दोनों के बीच की लड़ाई है। बहुत व्यंग ही है ये पंक्ति, व्यंग है। ठीक है, यानी खोखा क्या, यहाँ पर खोखा क्या कहा गया, बंगले का कुत्ता, और मदन को ये गली का कुत्ता कहा गया है। मैं हालांकि ये शब्द गलत मैं इससे कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, बट आप समझिए यही कहा गया, यहाँ पर व्यंग है। यहाँ पर झोपड़ी, खोखा और मदन में लड़ाई नहीं हुआ है, यहाँ पर झोपड़ी में लड़ाई हुआ है। यहाँ पर महल और झोपड़ी में लड़ाई हुआ है। यहाँ पर महल और झोपड़ी के माध्यम से बताया गया, महल झोपड़ी में नहीं बल्कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में लड़ाई हुआ है। उच्च वर्ग यानी सेन साहब, वैसे उच्च वर्ग के लोग उनको कहा जाता है जो अपने आप को बड़े मानते हैं, पैसे वाले हैं। जो नीचे जो नौकर के रूप में काम करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसानी करते हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग निम्न वर्ग में आते हैं। तो बड़े लोग जो हैं क्या समझते हैं कि ये सब नौकर है, तो यही हुआ निम्न वर्ग उच्च वर्ग। समझिए, क्लियर। तो यही तो इस कहानी का मूल रीढ़ है भाई, कमेंट है, व्यंग है, इसी पर क्लियर, कुछ नहीं ज़्यादा करना है अभी। ठीक है, महल और झोपड़ी की मैंने बात बता दी है। लड़ाई अक्सर, हाँ, अब महल और झोपड़ी में लड़ाई हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, लड़ाई तो महल और झोपड़ी में हो गई, खोखा और मदन में हो गया, बट जीत किसकी होती है, अंततः होती है महल की ही भाई। क्यों होती है, क्योंकि जिस झोपड़ी वाले भी कभी अपने ही लोगों के साथ नहीं देता है। लोग, यही राइटर यहाँ कह रहा है कि महल और झोपड़ी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वालों की ही जीत होती है। क्यों होती है, इस लाइन में यहाँ समझाया गया है कि कई बार देखते होंगे कि जब अमीर और गरीब में लड़ाई होता है तो गरीब लोग गरीब का साथ नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने अपने घर में दरवाज़ा बंद करके चुप हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दोष अपने ही लोगों को देते हैं कि कहाँ गया था लड़ने के लिए, ऐसे वैसे फलाना चिलाना। तो अंततः भाई तो जीत उसी को हो जाती है, और जीत हुई है इस कहानी में। सेन साहब की भी जीत हुई है कहीं ना कहीं। क्यों हुई है भाई, और हार भी हुई है और जीत भी हुई है। जीत इस रूप में हुई है कि गिरधर को काम से ही निकाल देता है कि भाई अब तुम काम से छुट्टी जाओ। और हार कैसे होती है, हार होती है कि खोखा क्या है, उसके लड़के का यानी विष का जो दांत थे तोड़ दिया रहता है। एक सवाल भी है कि बताइए कि विष के दांत कहानी जो है सार्थक कैसे है, बताना है तो उसका आंसर भी करेंगे कल या नेक्स्ट क्लास जो भी करेंगे कल या परसों। ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा इसका आगे, इस बात का आप समझ जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ के ना, यहाँ तक आगे। अब फिर क्या है, खोखा लड़ाई करके, तो खोखा और मदन में लड़ाई होता है। मदन अब तो भाई डर जाता है कि मैंने तो दांत तोड़ दिया, हो जाएगा, घर कहेगा, शिकायत करेगा, फिर उसके पापा आएंगे डांटेंगे, यानी पापा मतलब सेन साहब आएंगे डांटेंगे। इस डर से वो अपने घर क्या करता है, छुप कर जाता है 8-9 बजे। 8-9 बजे भाई रात में जाता है उधर, 8-9 बजे छुप कर रात में जाता है। इसलिए छुप कर जाता है कि कहीं उसके पिताजी कहीं ना कहीं फिर मेरे पिता को समझाए होंगे, डांटे होंगे कि तुम्हारा लड़का मेरे लड़का का दांत तोड़ दिया है। तो फिर उसी रात की तरह इसका फिर इस बार भी पिटाई होगी। उसी डर से बेचारा छुप कर जाता है, वो भी घर के पीछे से छुप कर जाता है, और रसोई में जाकर पहले देखता है बड़ी जोर से भूख लग रही थी तो खाना खाता है। ठीक है, खाना खाने के बाद देखता है कि मम्मी पापा उसके क्या है, बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो वो छुप कर सुनता है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है,
ये समझने के बाद अब आगे समझिए कि फिर देखता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो बात ये कर रहे हैं, वो पूछती है, पत्नी पूछती है भाई क्या हुआ? तो गिरधर है जो पूछता, झुंझला कर बोलता है, अरे अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना और गायब हो जाना हमेशा हमेशा के लिए। अंततः यही हुआ ना, सेन साहब गिरधर को निकाल देते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा बहुत उदंड है, तुम लोग रहोगे, ऐसे ही होगा, तुम लोग छुट्टी जाओ, भागो। तो सेन साहब की एक तरह से जीत हुई, बट हार इस कैसे हुई? दांत तोड़ने से। ले, लाइट चली गई, कोई नहीं, क्लास को अब हम ख़त्म ही करेंगे, ख़त्म ही है। तब तक की आवाज़ मेरी सुनिए, या मेरे साथ ये समस्या है एक। बात करते हैं, फिर यही बात होती है, आगे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप कहानी का सारांश समझ गए, और आगे कुछ नहीं है जो मैंने समझा दिया, बस यही आप अब आपको ये याद रखना है, बस एक ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से जब देखता है कि जब खोखा जब अब जाता है सोने के लिए, जाता है खाना खाने, चुपचाप तो सुनता था, अब सोने के लिए जाता है तो क्या होता है, उसके पैर से बर्तन टकरा जाता है, तो समझ जाता है, तो गिरधर समझ जाता है कि वो मेरा बेटा है। तो फिर वो क्या करता है, गिरधर मदन के बिल्कुल पास जाता है और अचानक से ठिठक जाता है, और उसके चेहरे से अचानक से जो है क्या होती है, नाराज़गी बिल्कुल हट जाती है। पहले तो नाराज़ था बट हट जाता है, और वो क्या करता है, अपने बेटे मदन को ज़ोर से गले लगा लेता है, हाथों से उठा लेता है, गोद में ऊपर उठा लेता है। कौन? गिरधर। किसको? मदन को, ठीक है, उठा लेता है। भाई क्यों उठा लेता है भाई? क्योंकि वो समझ गया है कि भाई आज से हम शोषण से मुक्त हो गए, कब तक हम ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। इस खुशी में वो उठा लेता है। ये देख कर मदन क्या करता है, मदन मतलब चौंक जाता है कि भाई ये क्या हो गया, आज तक तो मेरे पिता ऐसे मेरे को प्यार नहीं किया। हाँ, अगर प्यार किए होंगे तो कुछ इसी अंदाज में प्यार किए होंगे कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है कि शोषण सहता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ बात सुनता है, ठीक है, लेकिन और एक तू है बे कि खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ, हंसता है इस तरीके से। यानी वो बहुत खुश है, अंततः पिता गिरधर खुश है अपने बेटे से कि चलो ठीक ही हुआ ना, कब तक हम किसी का शोषण सहेंगे भाई, कब तक भाई, मेरा बेटा है तो मेरा बेटा दुश्मन हो गया, मेरा बेटा प्यारा नहीं है, और आपका बेटा खोखा है तो आपका बेटा बहुत प्यारा है, ये कब तक चलेगा, ये ठीक नहीं है। यानी आप बड़े हैं तो बड़े हैं तो भाई मतलब आप बड़े हैं तो आप बहुत बड़े हैं, और हम छोटे हैं तो कुछ नहीं। इसका मतलब इस स्लाइड का इस यहाँ पर यही मतलब है, मैं आपको सब क्लियर समझा दिया। तो इस तरीके से आपका ये कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, पसंद तो है ही बट मतलब ये समझ में आई होगी, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सॉरी लाइट चली गई है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, और मैं क्लास ये शाम को ले रहा हूँ अंधेरे में, है ना। तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा, क्या है, ये सब कुछ समझे कि नहीं। और आपके लिए टास्क है कि आप खुद से सारांश लिखिएगा कि अच्छा इस कहानी से आपने क्या सीखा, और आपको लिखना, ये 5 नंबर का सवाल बनता है। बट नेक्स्ट क्लास में हम इस सारांश को भी करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।